हमने ये अपनी एक ब्रांच का टेबल बना दिया आपके डेटाबेस के अंदर, सही है। तो अब हम एक वो एप्लीकेशन बनाते हैं जिसके अंदर हम उसका एक सेटअप टेबल बनाते हैं, सही है। अच्छा, हम एप्लीकेशन बना रहे हैं। पीओएस सुबैर के नाम से, सही है। अच्छा, हम इसके अंदर एक पेज बनाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बनाते हैं इसके अंदर में इंटरेक्टिव रिपोर्ट, सही है। इंटरेक्टिव रिपोर्ट, और जैसे ही इसके अंदर में हम इनेबल करेंगे ना इंक्लूडिंग फॉर्म, सबसे पहले तो आता है पेज नंबर। पेज नंबर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और अगर आप जो सीक्वेंस इसका चल रहा है उसके हिसाब से चलाना चाहे तो आप चला सकते हैं, सही है। अब हम बनाते हैं इसको, पेज का नाम देते हैं आउटलेट, कि बेसिकली यहाँ पे मैं अपनी आउटलेट से फाइंड कर सकता हूँ। पेज की टाइप नॉर्मल होगी, और मैं बोलता हूँ फॉर्म भी बन जाए इसके साथ ना, तो हम इसको नाम दे देंगे आउटलेट फॉर्म। और मैं बोलता हूँ कि ये मॉडल फॉर्म खुलेगा मेरे को। मॉडल बेसिकली जो जो ऊपर से पॉपअप करके खुला हुआ नजर आए, आपका मॉडल पेज कहलाता है। अच्छा, डेटा सोर्स पूछ रहे हैं कि डेटा सोर्स आपकी क्या होगी। टेबल होगी, एसक्यूएल क्वेरी आप लिखोगे रिपोर्ट या फॉर्म को बनाने के लिए, तो हम बोल देंगे आप अपनी क्वेरी लिखेंगे। तो हमने उठा लिया INB अंडरस्कोर कंपनी, सही है। ये बेसिकली ब्रेड क्रम्स आपके टॉप नेविगेशन मेन्यू के ऊपर जो आ रहे होते हैं वो ब्रेड क्रम्स कहलाते हैं। इसकी भी डिटेल में आपको, सही है। तो फिलहाल हम इसको नेक्स्ट करके, ये पूछा है प्राइमरी की क्या होगी, तो हमने बोला हमारी कंपनी आईडी प्राइमरी की होगी, बेसिकली जो हमारी आउटलेट की आईडी होगी। तो इसने दो स्टेप्स किए और आपको ये फॉर्म बना के दे दिया। अच्छा, इस फॉर्म के अंदर में जाके सबसे पहले जो आती है ना रिपोर्ट का बटन आता है, रिपोर्ट के बटन पे जाके मैंने क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे फॉर्म उठ के आ गया। अब असल जो काम करना है इस फॉर्म के लेआउट पे काम करना है, हमने उस लेआउट को थोड़ा ब्यूटीफाई करना है। फॉर्म के लेआउट को ब्यूटीफाई करने के लिए हमने क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी बाहर है ना मेरे पास, ये सारे के सारे एक कोई भी एक मैं प्रॉपर्टी उठाता हूँ, जैसे कि ये कोड की फील्ड है। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही होती है ये बेसिकली आपके आइटम्स आ रहे होते हैं जो जो इसके अंदर में रखे हुए होते हैं, सारे के सारे आपको नजर आ रहे होते हैं, सही। ये जो आपका कहलाता है ये डायनामिक एक्शन का मेन्यू कहलाता है, जिससे आप वैल्यूज वगैरह सेट कर सकते हैं। ये आपके प्रोसेसिंग कहलाता है, सही। यहाँ पे इसके प्रोसेस लिखे होते हैं, यहाँ पे ये डिफॉल्ट प्रोसेस लिखा हुआ है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये सेटअप फॉर्म इसके अंदर में चेंज करने की नीड नहीं है। अच्छा, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है हमारे पास। जैसे हम 6i के अंदर हमारे पास उस पर डबल क्लिक करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज खुल के आ जाती है। तो इसके अंदर हम जिस आइटम पे क्लिक करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आ जाएगी। ये पेज के आइटम है, सही। इसका ये नाम दिया हुआ इसने, इसकी आईडी जनरेट करी है। आईडी जनरेट करने का इसका जो मैकेनिज्म होता है ना, वो क्या करता है, P_3, 3 का मतलब पेज नंबर होता है, उसके बाद अंडरस्कोर करके वो जो आपके डेटाबेस का कॉलम का नेम होता है ना, वही उसको उठा के यहाँ पे कर देता है वो। तो बेसिकली इसने आईडी जनरेट कर दी। अच्छा, इसके अंदर टाइप्स डिफाइन की हुई है, बेसिकली ये टेक्स्ट फील्ड है या क्या है, नंबर फील्ड है, क्या हो। लेबल आपको आपको इसको क्या देना, आप इसको लेबल के तौर पे दे सकते हो,
आउटलेट कोड, सही। अच्छा, इसकी टाइप क्या है, ये टेक्स्ट है, ईमेल है या फ़ोन नंबर है, ये क्या है? तो ये इसके हिसाब से इसको वैलिडेट कर देगा। ईमेल लिखूँगा तो उसके अंदर में अगर एट द रेट नहीं लगाया होगा तो वो आपको उसके ऊपर एरर देगा। फ़ोन नंबर होगा इसके अंदर में, अगर अगर आपने नंबर नहीं लिए तो वो उसके ऊपर एरर देगा आपको, ठीक है? तो ये इसकी टाइप्स है। ट्रिम, आपको स्पेस वगैरह ट्रिम करनी है, जैसे किसी ने स्पेस डाल दिया तो आप चाहते हो कि स्पेस इसके अंदर में ना आए, तो आप इसको लीड या लैड या ट्रेडिंग के थ्रू आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो टाइप होगी टेक्स्ट केसेस, वो अपर में हमेशा लिखा जाए या लोअर के अंदर में? अगर मैं इसको अपर कर दूंगा तो बेसिकली जितना भी कोड लिखा जाएगा ऑटोमेटिकली अपर के ऊपर होगा। अच्छा, सबमिट व्हेन एंटर प्रेस, मतलब जिस तरह नॉर्मली क्या होता है कि किसी एक फील्ड के बजाय के मैं एंटर दबाता हूँ तो मेरा रिकॉर्ड सेव हो जाता है सही के अंदर में ना, तो वो ऑप्शन इसके अंदर मैं यहाँ पे गिवन है कि जैसे मैं एंटर दबाऊंगा ये पेज सबमिट कर देगा और प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर देगा, सही है। डिसेबल का मतलब कि इसको जो है डिसेबल कर देगा, सिर्फ रीड ओनली कर देगा इसको। सीक्वेंस बेसिकली इसका ये बताता है कि बेसिकली सबसे जो टॉप लेवल पे आता है आइटम आपका, उसका सीक्वेंस 10 होता है, उसके बाद 20 होता है, इसके बाद फिर 30 होता है, आप देखते जाएंगे आपकी सीक्वेंस चेंज होते जाएगी। तो सीक्वेंस बेसिकली इस तरह चलता है। अगर आप इसको ऊपर करना चाहते हैं, आप बोलते हैं कि यार इसको मैं पहले दिखाना चाहता हूँ तो इसका मैं सीक्वेंस बंद कर दूंगा, तो अभी आप यहाँ पे देखिएगा ये उठ के यहाँ पे आ गया, सही है। तो हमने इसको दोबारा 20 पे कर दिया तो ये इसके नीचे आ गया। रीजन बोलता है कि बेसिकली ये किस रीजन में लाएगा। कैनवस के अंदर में मेरा ये आइटम पड़ा हुआ है तो ये बेसिकली इस कैनवस के अंदर में पड़ा हुआ है। अगर इसका कैनवस चेंज करना चाहे तो हम कैनवस यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं कि इसको दूसरे किसी कैनवस में अगर मुझे डालना है। इसके अलावा ड्रैगिंग ड्रॉप करके भी आप इसका कैनवस चेंज कर सकते हो और प्रॉपर्टी के थ्रू भी कर सकते हो। पोजीशन ये पूछ रहा है कि इसकी पोजीशन आपकी क्या होगी, इसकी पोजीशन पड़ी है उस कैनवस के अंदर में रीजन बॉडी के अंदर में, तो हम उसकी प्रॉपर्टी के थ्रू जो है इसकी वो भी चेंज कर सकते हैं। स्टार्ट अ न्यू रो बहुत अच्छा फीचर है इसका कि बेसिकली मैं चाहता हूँ कि ये आइटम जैसे नेम वाला है, स्टार्ट अ न्यू रो नो करूंगा ना तो ये बेसिकली यहाँ पे इसके बराबर में आ जाएगा। स्टार्ट अ न्यू रो यस करूंगा तो इस प्रॉपर्टी में आ जाएगा, और चाहूँ तो मैं इसको ड्रैगिंग ड्रॉप करके भी इसको यहाँ पे इसके बराबर में ला सकता हूँ। लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप के अंदर में मुश्किल होती है कि इसको पकड़ना फिर जगह पे रखना और वो सारी चीज़ें, तो इसलिए हम इसकी प्रॉपर्टी के थ्रू भी इसके स्टार्टर न्यू रो कर सकते हैं। अगर कोई मेरी CSS की क्लास लगी होगी तो वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। कॉलम्स के अंदर में बेसिकली जब भी हम वेब की बात करते हैं तो ये जो वेब का लेआउट होता है वो 12 ग्रिड के ऊपर लाए करते हैं, मतलब इसके अंदर में 12 ग्रिड बनी हुई होती है, उन ग्रिड्स को में इसकी अलाइनमेंट करवाई जा सकती है। अब मैंने बोला कि ये स्टार्टिंग इसका 2 कैरेक्टर है, मतलब मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट साइड पे थोड़ा स्पेस छूट जाए और राइट साइड पे 2 स्पेस छोड़ दे, मतलब मैंने बोला इसको 4 स्पेस यहाँ से छोड़ दे और 5 स्पेस यहाँ से छोड़ दे। अब ये देखेंगे ये कोड जो है ना मेरा सेंटर अलाइन होके आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे कोई चीज़ बिल्कुल सेंटर में दिखानी है, उसके आस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मुझे कुछ भी विजिबल नहीं करवाना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये प्रॉपर्टीज की, जिसके अंदर हम कॉलम और कॉलम के स्पैन वगैरह सेट कर सकते हैं कि ये स्टार्ट यहाँ से करे और एंड यहाँ तक हो जाए। तो अभी हम इसको ऑटोमेटिक पे ही रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर कोई कॉलम पे क्लास वगैरह देनी है तो यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट अगर कोई CSS या जावास्क्रिप्ट हमें लिखनी है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये टेम्पलेट बेसिकली इसका बताता है कि ये ऑप्शनल है कि रिक्वायर्ड है। अगर मैं इसको रिक्वायर्ड फ्लोटिंग कर दूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पे एक यहाँ पे वो रेड सा हाईलाइट सा दिखाना शुरू कर देगा। अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट के ऊपर तो आप देख रहे हैं ये रेड कलर का हाईलाइट सा दिखा रहा है, तो ये बेसिकली रिक्वायर्ड वैल्यू कहलाता है ये। लेकिन ये सिर्फ व्यू के लिए होता है, लेकिन ये वैलिडेट नहीं करता कि इसको लाजमी डालना है। सिर्फ यूजर के लिए जिस तरह स्टैटिक हम दिखा देते हैं ना वहाँ पे 6i के फॉर्म के ऊपर, ये वही चीज़ है। अगर रिक्वायर्ड अबव करते हैं तो बेसिकली लेबल टॉप पे आ जाएगा और उसकी टेक्स्ट फील्ड नीचे की तरफ आ जाएगी। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये लेबल इसका टॉप पे आ गया और फील्ड नीचे आ गई, ठीक। तो ये बेसिकली रिक्वायर्ड अबव हो गया। तो हम इसको अभी दोबारा कर देते हैं ऑप्शनल रिक्वायर्ड फ्लोटिंग, ठीक। तो सारी प्रॉपर्टीज आप चला के चेक कीजिएगा। ये टेम्पलेट है बेसिकली कि स्ट्रेच विद द फॉर्म हो, मतलब कि जितनी स्पेस आपकी बची हुई उन सब के ऊपर वो स्ट्रेच करके सेंड करते हैं, या प्री टेक्स्ट के ऊपर किस तरह दिखाए, ब्लॉक की तरह दिखाए या फिर किस तरह दिखाए। जैसे प्री टेक्स्ट को मैं ब्लॉक कर देता हूँ और पोस्ट टेक्स्ट को भी ब्लॉक कर देता हूँ। ये बेसिकली बताता है कि आपके इसके अंदर में कितने कैरेक्टर की लेंथ आप डाल सकते हैं। अगर मैंने इसकी 2 कैरेक्टर की लेंथ कर दी है,
मतलब इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, इसकी विड्थ हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, और अगर हम इसको चाहे कि हमने बोल दी कि इसके अंदर में 4 कैरेक्टर से ज़्यादा कुछ भी ना लिखें, तब आप देखिएगा इसके अंदर में 4 कैरेक्टर से ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं लिख सकता। अब देखिए इसके अंदर 1 2 3 4 5 सिर्फ 4 तक मैंने लिखा, 4 कैरेक्टर से ज़्यादा है। अगर मुझे किसी को रिस्ट्रिक्ट करना है कि किसी स्पेसिफिक लेंथ के ऊपर, तो मैं इसकी लेंथ के लिए सिंपल इसकी प्रॉपर्टी में जाकर इसको चेंज कर सकता हूँ कि बेसिकली इसकी लेंथ जो है ना मैक्सिमम 4 कैरेक्टर तक जाएगी, सही। फिर इसके बाद यहाँ पे कोई एडवांस के अंदर में कोई आपने क्लास बनाई हुई है तो वो क्लास लगा सकते हैं CSS की। तो चल हम इसको भी देखेंगे, क्लास वगैरह कोई बनाएंगे और उसको भी लगा के चेक कर लेते हैं। चले लगा के ही देख लेते हैं ना अभी आते आते। यहाँ पे बनाई जाती है, क्लास बनाई जाती है, पेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, ये डॉक के पेज के ऊपर, तो यहाँ पे आपकी होती है CSS, इनलाइन CSS। तो हमने बोलते हैं यहाँ पे डॉट ABC, ये हमने क्लास बना दी। अब ये देखिए वो क्लास इस पे इम्प्लीमेंट हो गई। अब यही क्लास, एक क्लास बनाने का क्या फ़ायदा होता है? क्लास बनाने का ये फ़ायदा होता है कि बेसिकली एक क्लास बनाते हैं और उसको हम मल्टीपल फॉर्म्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि कोई एक मैंने क्लास बनाई, अब मैंने एक क्लास बना दी, अब मैं चाहता हूँ सबके अंदर यही प्रॉपर्टी इनेबल कर दूँ, तो मैं शिफ्ट दबा के सबको एक साथ सेलेक्ट करूँगा और सबके अंदर में जाके मैं क्लास के अंदर में डाल दूँगा ABC की क्लास सब पे इम्प्लीमेंट कर दूँ। तो आप देखिएगा कि ये ABC की क्लास सब पे इम्प्लीमेंट कर देगा। सही है? तो ये हमारी क्लास कहलाती है, क्लास बनाने का तरीका होता है और क्लास को किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो हम दोबारा इसकी प्रॉपर्टी, ये क्लास प्लेस होल्डर बेसिकली प्लीज ऐड आउटलेट कोड। ये प्लेस होल्डर आपके वही होते हैं कि जो आप दिखाना चाहते हैं लोगों को। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज ऐड आउटलेट कोड, मैं डालूंगा तो ऐसे रिमूव, वही प्लेस होल्डर्स आपके कहलाते हैं। तो ये तो प्लेस होल्डर्स हम इसमें लगा सकते हैं यहाँ से। अब हम दोबारा इसकी प्रॉपर्टी पे आते हैं, हमने प्लेस होल्डर लगा दिया, क्लास लगा दी, एट्रीब्यूट के अंदर कोई जावास्क्रिप्ट हमने अपनी लिखी हुई है तो वो कॉल करवा दी, तो वो हम इसको कॉल करवा सकते हैं। अच्छा, प्री टेक्स्ट के अंदर मैंने बोल दिया कराची। प्री टेक्स्ट और पोस्ट टेक्स्ट बेसिकली इससे जो आपकी फील्ड है उससे पहले और उसके बाद कुछ लिखा हुआ आ जाए वो कहलाता है आपका प्री एंड पोस्ट। पहले प्री होगा और बाद में जो लिखा हुआ है पोस्ट। ये बेसिकली प्री एंड पोस्ट आ गया, ये प्री और पोस्ट इस तरह का से बना हुआ आ गया, इससे आपकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये ऐसे डिस्प्ले के लिए हम दिखा सकते हैं प्री एंड पोस्ट के अंदर। जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि हम लेबल यहाँ पे नहीं दिखाए, लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाए और फील्ड भी हमारी ऐसी ही रहे, तो हम इसके अंदर प्री एंड पोस्ट टेक्स्ट लगा सकते हैं। सही है। अच्छा, ये बेसिकली वार्न और अनसेव चेंजेस बेसिकली आपको बताता है कि अगर मैंने कोई चीज़ सेव नहीं करी तो उसके ऊपर मुझे वार्न करेगा या नहीं करेगा पेज को। अगर मैं इसको रिफ्रेश करने के लिए जाऊँगा तो ये बता रहा है, मुझे वार्न कर रहा है कि आपने कोई चेंजेस करी है जिसकी वजह से जो है ना आपको रीलोड करना है या नहीं करना। तो ये वार्न और अनसेव चेंजेस का ऑप्शन दिया हुआ होता है। तो ये बेसिकली बोल रहा है पेज की जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से आप चलो। ये सोर्स बता रहा है कि इसकी सोर्स क्या है, इसकी सोर्स जो है ना वो बेसिकली इस रीजन की है और कॉलम इसके अंदर में बता रहा है कि कौन सा कॉलम है। तो हमने बता दिया डेटाबेस को कॉलम कोड है और उसकी डेटा टाइप varchar है, सही। और जो प्राइमरी की आपका कॉलम होगा वो बेसिकली इसके ऊपर प्राइमरी की इनेबल्ड होगी। जैसे कि ये हमारा कंपनी आईडी प्राइमरी की है तो बेसिकली इसके ऊपर आप देखेंगे इनेबल मिलेगी प्राइमरी की।
इसके अंदर आपको प्राइमरी की इनेबल्ड मिलेगी, इनेबल्ड इनेबल्ड प्राइमरी ये देखिए प्राइमरी की इनेबल्ड मिल गई है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कहाँ चले गए थे? हेलो। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है भाई? जी जी सर, लाइट चली गई थी अभी। डेटा से कनेक्ट किया, दोबारा लाइट आ गई है। अच्छा चलो। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे, कहाँ तक आपने समझा? सर प्रॉपर्टी बता रहे थे अभी इसकी आप। ठीक है। अच्छा, तो अब हम आते हैं नीचे। डिफ़ॉल्ट के ऊपर अगर मुझे कोई वैल्यू सेट करनी है तो मैं स्टैटिक वैल्यू सेट कर सकता हूँ। जैसे कि इनिशियल वैल्यू जिस तरह आप कहते हैं ना कि इनिशियली इसकी ये वैल्यू लिखी हुई आ जाए, तो हमने इनिशियली वैल्यू यहाँ पे सेट करनी है तो अपन हम इनिशियल वैल्यू सेट कर सकते हैं। इनिशियल वैल्यू जो आप ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट में करते हैं, ये इनिशियल वैल्यू का ऑप्शन है। यहाँ पे जाके मैंने इसकी इनिशियल वैल्यू सेट कर दी, तो देखिए इनिशियल वैल्यू 1 2 3 लिखी हुई आ गई। सही है, तो अब इनिशियल वैल्यू एसक्यूएल क्यूरी के थ्रू भी कर सकते हैं, कोई सीक्वेंस भी दे सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट में बोलता हूँ कोई सीक्वेंस इसके ऊपर विज़िबल हो जाए, या फिर मैं मैक्स प्लस 1 की कंडीशन लगाना चाहता हूँ किसी फ़ील्ड के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लगा सकते हैं। सही। तो ये सेशन पर रिक्वेस्ट। अच्छा, ये क्विक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि बेसिकली ये शो क्विक पिक्स के अंदर में बेसिकली आपका आप लगा सकते हैं कि मैंने बोल दिया कराची। अब जैसे कि बहुत सी जगहों पे ऐसी चीज़ें होती है कि पता होता है कि 10 वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करनी है उसको, और वो यूज़र चाहता है कि यार वो जल्दी-जल्दी उसका काम हो जाए, तो उसके लिए क्विक पिक्स दिए जाते हैं। अब जैसे मैंने सेट किया, क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली इसने कराची यहाँ पे सेट कर दिया। यहाँ पे मैं क्विक पिक्स दे सकता हूँ, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद कुछ भी दे सकता हूँ, या कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ, जिसके लिए यूज़र को आसानी, यूज़र को पता है मेरे पास सेल करने के लिए 10 आइटम पड़े हुए, तो 10 आइटम को मैंने क्विक पिक के अंदर में दे दिया, उस पे जाके से उसने जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, टक करके वो आइटम सेट हो जाएगा उसकी वैल्यू के अंदर में, और उसके बाद उसने उसकी चीज़ें फिल अप करनी है। सही। तो ये बेसिकली क्विक पिक्स कहलाते हैं इसके। यहाँ पे आप 10 वैल्यूज़ तक आप सेट कर सकते हैं। सर्वर साइड कंडीशन बेसिकली आपकी वो होती है कि अगर कोई कंडीशन आप लगाना चाहें कि बेसिकली बिल्ली बिल्ली बिल्ली। जी, क्विक पिक्स हमारे हो गए। क्विक पिक्स के बाद हमारे पास आती है सर्वर साइड कंडीशन। सर्वर साइड कंडीशन वो होती है कि जिस तरह मैंने बोला कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर जो है ना, ये आपकी वैल्यू शो होगी और ये वाली वैल्यू शो नहीं होगी, मतलब ये कॉलम शो होगा नहीं होगा। मतलब लेट्स से मैंने बोला कि उबैद आ रहा है लॉगिन करके, तो उबैद को ये वैल्यू नज़र आए, और अगर मेहताब आता है तो मेहताब को ये कॉलम नज़र ना आए। सही। तो उसके लिए हम यहाँ पे सर्वर साइड कंडीशन में लगा सकते हैं। इसके अंदर मल्टीपल तरह की कंडीशंस होती है, तो इंशाल्लाह जब ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के ऊपर आएंगे ना, तो इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में इसको बताऊंगा। रीड ओनली की कंडीशन ये होती है कि जैसे कि मैंने बोल दिया रीड ओनली की कंडीशन में कि एक मरतबा जब मैंने इसका कोड सेट कर दिया तो वो दोबारा नॉन एडिटेबल हो जाए, मतलब मैंने सेव कर दिया रिकॉर्ड को, फिर इसके बाद जो है ना ये नॉन एडिटेबल हो जाए, तो उसके लिए हम लगाते हैं आइटम इज नॉट नल। कौन सा आइटम? हमने बोल दिया कंपनी आईडी। कंपनी आईडी अगर नॉट नल होगी तो इसको रीड ओनली कर देगा इस फील्ड को। सही है, ये चेंजेबल नहीं होगी आपकी। ये ऑथराइजेशन स्कीम जब हम उस पर पहुंचेंगे ना, ग्लोबल पेज ग्लोबल आइटम्स के ऊपर, तो इंशाल्लाह उस वक्त मैं इसको कवर करवा दूंगा ये वाला। हेल्प टेक्स्ट बेसिकली आपको बताते हैं, कोई अगर आप हेल्प टेक्स्ट देना चाहें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप हेल्प टेक्स्ट दे सकते हैं। ये इनलाइन दिखाता है और ये आपको पॉपअप के अंदर में दिखाएगा। ये देखें, उनको तो बहुत बुरा हाल कर दिया इसने। ये है आपकी हेल्प टेक्स्ट, ये देख रहे हैं, ये बेसिकली आपकी पॉपअप के अंदर में वैल्यू दिखाएगा कि ये आपने इसके ऊपर ये आपने हेल्प टेक्स्ट दिया हुआ है, मतलब कोई यूज़र को फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, तो उसके लिए आप
हेल्प टेक्स्ट की मदद से उसको बता सकते हैं कि बेसिकली ये फील्ड ये वाला काम करेगी, इसके ऊपर ये वैल्यू आप डालें। या आपने लिख दिया यहाँ पे जो है ना, प्लीज ऐड द आउटलेट कोड हेल्प के लिए, और ये बेसिकली नीचे दिखा हुआ आ गया हेल्प डेस्क इसका कराची। सही है, तो इस तरह भी दे सकते हो और उस तरह भी दे सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। कमेंट बेसिकली आपका वो काम करता है कि जिसके अंदर हम अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। लेट्स से मैंने कोई पुराना कोड लिखा हुआ है और उसको मैं कमिट करके नीचे डाल डाल दूं कि लास्ट में मैंने क्या कोड लिखा था, तो वो कमेंट सेक्शन में नॉर्मली डाल देते हैं, तो इसलिए यूज़ किया जाता है इसको। तो ये बेसिकली एक आइटम की प्रॉपर्टी है टेक्स्ट फील्ड की। सही है, तो इसी तरह सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है डिफरेंट चीज़ों की। तो अब हम इसकी थोड़ी अलाइनमेंट की बात करते हैं। अलाइनमेंट के अंदर मैं बोलता हूँ कि क्रिएटेड बाय से लेके क्रिएटेड डेट तक शिफ्ट दबा के मैंने इन सारी चीज़ों को एक साथ सेलेक्ट किया और इसको मैंने कर दिया हिडन और वैल्यू प्रोटेक्टेड नो और सेव। और अब मैं इसकी अलाइनमेंट सेट कर देता हूँ। अब मैंने एक दो तीन इन तीनों को पकड़ा और इनकी स्टार्ट अ न्यूरो बन, इन तीन को पकड़ा स्टार्ट अ न्यूरो बन, और इसको मैंने बता दिया स्विच बना दिया। स्विच बेसिकली आपका बटन की तरह काम करता है। जिस तरह घर में बटन लग गया था ना ऑन ऑफ वाले, इस तरह के बटन की तरह काम करता है स्विच। तो हम इसकी प्रॉपर्टी कर देंगे स्विच। स्विच की भी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। स्विच के अंदर में बेसिकली क्या होता है कि वो यूज डिफॉल्ट होता है। इसके अलावा आप इसके अंदर में अपनी ऑन के ऊपर कोई वैल्यू देना चाहते हैं, ऑन के ऊपर मैं बोलता हूँ कि 1 चले जाए और लेबल उसका लिखा हुआ आ जाए यस, और ऑफ के ऊपर इसका चले जाए 0 और लेबल लिखा हुआ आ जाए नो। तो ये बेसिकली स्विच की प्रॉपर्टीज कहलाती है। अब आप देखिएगा फॉर्म फॉर्म थोड़ा खूबसूरत लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से मैं वो नीचे जो मैंने कचरा पट्टी लगाई थी वो मैं डाल देता हूँ, क्लास हटा दी, स्टैटिक अब ये फॉर्म की थोड़ी शक्ल बेहतर हो गई। यहाँ पे मैंने बोल दिया एबीसी आउटलेट, आउटलेट का नेम बोल दिया कराची आउटलेट, कॉन्टैक्ट नंबर बोल देंगे। तो मैंने चीज़ बताई थी ईमेल के ऊपर हम इसकी वो टाइप सेट कर सकते हैं। ईमेल कॉन्टैक्ट पे हम सेट कर सकते हैं फोन नंबर भी। इस एक्टिव के ऊपर ये देख रहे हैं मेरा स्विच बना हुआ है, इस एक्टिव को मैंने कर दिया बंद। अभी देख रहे हैं ये क्या बोल रहा है कि ईमेल एड्रेस के ऊपर @ मिसिंग है। सही है, तो ईमेल की आपकी वैलिडेशन लगा दी, लगा दिया मैंने और क्रिएट कर दिया, तो बोला ये ईमेल एड्रेस अभी भी आपका इनकम्प्लीट है। सही है, अभी बोला ये कॉमा आपने लगाया हुआ, ये गलती कर रहे हैं आप ईमेल एड्रेस में। आप चेक कर रहे हैं, इसके लिए आपको नॉर्मली इतनी मेहनत करके वो रिजिक्स रिप्लेस वगैरह लगाना पड़ता है, रिजिक्स के थ्रू आप उसकी वो वैलिडेशन चेक करवाते हैं ईमेल की। लेकिन ये एपेक्स ने डिफ़ॉल्ट आपको दिया हुआ है कि जो ईमेल की वैलिडेशन प्रॉपर्ली आपकी चलाएगा, कि जिसके अंदर @ भी होना चाहिए, डॉट भी होना चाहिए, कॉम भी होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। सही है? ये देख रहे हैं इस एक्टिव के ऊपर मैंने वो स्विच लगाया तो उसके ऊपर बोला था कि 1 और 0 जाएगा।
तो देख रहे हैं एक्टिव के ऊपर 1 चला गया, उसके ऊपर 0 चला गया। अब देखिए जैसे मैं इसको एडिट करने के लिए जाऊँगा, ये वाली फ़ील्ड देखिए मेरी रीड ओनली हो गई, क्योंकि मैंने इसकी प्रॉपर्टी के अंदर में सेट किया था कि बेसिकली आइटम इज़ नॉट नल होगा तो इसको रीड ओनली कर देगा वो। आइटम इज़ नॉट नल, तो कंपनी आईडी अगर नॉट नल है तो इस फ़ील्ड को रीड ओनली कर दो। तो इसने इसको रीड ओनली कर दिया कि यूज़र इसकी आउटलेट के कोड को चेंज नहीं कर सकता, भले नाम वगैरह कुछ चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकता है। ये इस तरह का एक फॉर्म हो गया। इस तरह के मैं आपको डिफरेंट फॉर्म्स और दूँगा जो आपको बनाने होंगे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं हम लेते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन यूएस, ये हमारा फॉर्म, ये हमारे जिस तरह ये प्रोडक्ट यूनिट ऑफ मेजर, इसको भी आप खुद बना सकते हैं। सही है, ये भी इसी तरह का सिंपल फॉर्म है। तो ये मैं टेबल्स अभी आज आपको क्रिएट करके दे दूंगा। प्रोडक्ट कैटेगरी, इसका भी आप बना लीजिएगा। सही है, तो मैं आपको लिख देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपने बनानी है। आपने बनाना है यूनिट ऑफ मेजर, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट का टेबल बनाना है आपको, फॉर्म बनाना है, सप्लायर का बनाना है। सही है, इसके बाद आपने कौन सा बनाना है, कस्टमर का बनाना है, और यूज़र का टेबल बनाना है आपने, और बस। नहीं, ये फॉर्म्स आपने बनाना है। सही है, तो इन फॉर्म्स के बारे में मैं आपको इसके टेबल्स वगैरह क्रिएट करके आपको दे दूंगा। ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म्स है, इसी तरह करके बनेंगे। तो ये बेसिकली आपका आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरह फॉर्म बनाए जाते हैं और उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें चेंज की जाती है। अब देख रहे हैं कि इसके अंदर क्रिएटेड बाय ऑटोमेटिकली उठ गया, क्योंकि पीछे ट्रिगर मैंने लगाया था, वही ट्रिगर मैं बाकी फॉर्म में लगा के दे दूंगा। तो आप इस फॉर्म्स को बना लीजिएगा। सही है, अब हम बात करते हैं थोड़ा उसके ऊपर, अपने कोर्स आउटलाइन के ऊपर, और उसको हम कंप्लीट करने की तरफ जाते हैं। सही है, अच्छा, वैलिडेशन कैसे लगाई जाती है, प्रोसेस, ब्रांचेस, लोडिंग, डेटा लोडिंग। वैलिडेशन की तरफ, वैलिडेशन की तरफ आते हैं हम। अच्छा, ये तो बेसिकली मेरा बना हुआ है पॉइंट ऑफ सेल उबैर के नाम से ना, तो आप अलग एप्लीकेशन बना लीजिएगा, उसके अंदर ये सारे फॉर्म बना लीजिएगा। कंपनी का भी मैं लिख देता हूँ, कंपनी का भी आप बना लीजिएगा। सही, ये सारे फॉर्म्स आप बना लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर में कोई एक ब्लैंक फॉर्म बनाते हैं और उसके ऊपर हम वैलिडेशन और दूसरी चीज़ें देखते हैं। अब हम बेसिकली इसके अंदर में इसके लेआउट की बात करते हैं हम। प्लस के साइन पे क्लिक करके हम पेज बनाते हैं। ये मैंने ब्लैंक पेज बना दिया। पेज का नाम दे दिया वैलिडेशन पेज कन्वर्जेशन। अब हमने बोल इसको ब्लैंक पेज बना देते हैं। पेज नंबर 4, इस पेज को प्ले करेंगे तो हमारा बिल्कुल ब्लैंक पेज बनेगा। हम इसके अंदर एक कैनवस बनाते हैं। कैनवस हमारा कहाँ से बनता है, यहाँ पे आके इस बॉडी पे राइट क्लिक करके भी हम इसका एक रीजन कैनवस यहाँ से बना सकते हैं, और उसके अलावा ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी हम बना सकते हैं। कैनवस में जाके हम एक फील्ड बनाते हैं, इसको बोलते हैं टेक्स्ट फील्ड, बल्कि
फील्ड भी हम यहीं से बना लेते हैं। इसके अंदर में जाके हम बोल देते हैं क्रिएट अ पेज आइटम, सही है। इसको हमने बोल दिया ppt id। हम इसी रीजन में जाके ना हम बोलते हैं कि क्रिएट बटन, एक बटन भी बना लेते हैं और उसकी पोजीशन हम यहाँ से सेट कर लेते हैं। इसकी पोजीशन हम बोल देते हैं क्रिएट की पोजीशन पे आ जाए। अब हम आते हैं यहाँ पे वैलिडेशन के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद हम एक वैलिडेशन क्रिएट करते हैं, क्रिएट अ वैलिडेशन। वैलिडेशन में हम बोलते हैं कि यहाँ पे आइटम इज नॉट नल। कौन सा आइटम नॉट नल होना चाहिए? हमने बोला ये डिपार्टमेंट आईडी नॉट नल होना चाहिए। यहाँ पे इसके ऊपर सर्च पे हेल्प पे जाएंगे तो लेबल मस्ट हैव सम वैल्यू, इसको हम एज इट इज उठाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम नाम दे देंगे ताकि हमें आसानी रहे। हमारी वैलिडेशन क्या है? नोट नल, सही है। तो हमने ये वैलिडेशन क्रिएट करनी है। अब जैसे ही मैं इसके अंदर में सबमिट का बटन दबाऊंगा तो बेसिकली यहाँ पे मेरी वैलिडेशन फायर हो जाएगी। डिपार्टमेंट आईडी मस्ट हैव सम वैल्यू, सही। अब जैसे ही मैं इसके अंदर मैं डिपार्टमेंट आईडी डालूंगा, उसको सबमिट करूंगा तो ये मेरी वैल्यू सबमिट हो जाएगी डेटाबेस के अंदर, सही। तो ये बेसिकली वैलिडेशन कहलाती है। इस तरह की आप वैलिडेशन लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर में लगाई जा सकती है कि जैसे कि फंक्शन बॉडी रिटर्न एरर टेक्स्ट। एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ इफ डिपार्टमेंट आईडी in 10, 20, then return department 10 and 20 allowed। अच्छा, आपने पैकेज एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल के चेक करी थी मेहताब? जी सर, क्या कह रहे हैं? पैकेज एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आपने चेक करी थी? पैकेज एप्लीकेशन? हम्म। वो जो जो डिफॉल्ट होता है इनका। जो इसकी एप्लीकेशंस गिवन होती है यहाँ पे गैलरी के अंदर में, ये जो जी जी, एप्लीकेशन है। मैंने एक दो की है अपनी अपनी आईडी पे, एक दो की है। मेरी आईडी से लॉगिन करेंगे ना, मैं आपको एक दो चीजें बताऊंगा भी। कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही थी ना मुझे। इसमें तो कोई भी नजर नहीं आ रही जो कोई भी हो। नहीं सर, मैंने तो अपनी आईडी से की है इंस्टॉल। आपको पता चल जाएगा दोस्त। ओपीडी फार्मेसी की आपने बनाई है कोई? ये तो मैंने सर टेबल क्रिएट किया था। अच्छा चले, अब हमने ये वैलिडेशन बनाई है कि अगर ये डिपार्टमेंट 10 और 20 लिखेगा तो उसको एरर जनरेट करना चाहिए, सही है। हमने लिखा 10 और उसको क्या सबमिट, डिपार्टमेंट 10 एंड 20 नॉट अलाउड। अब मैं लिखता हूँ 30, ये जाने दे, सही है। तो बेसिकली इस तरह की वैलिडेशन आप मल्टीपल तरह से लगा सकते हैं इसके अंदर में। जिस तरह मैंने एक ही वैलिडेशन आपको लगा के दिखाई है, तो इसके अंदर में मल्टीपल कंडीशंस वगैरह जो आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं इस तरह की वैलिडेशन के अंदर, ठीक है। ये बेसिकली आपकी पेज आइटम के उसके ऊपर चलती है। तो this this values पेशेंट बोर्ड आपकी नंबर फील्ड है, कैरेक्टर फील्ड है? कैरेक्टर है सर। 1 2 3 पेशेंट डेट हमारी कर दी हमने, सिर्फ डेट, सही है। सही। पेशेंट नेम के अंदर हमने डाल दिया, बैक पेशेंट हमारे नंबर के अंदर हमने डाल दिया 1 2 3, ये भी कैरेक्टर है। जी सर, कैरेक्टर है। एडमिशन डेट, उसके बाद पेशेंट, उसके बाद एम आर नंबर। सही है।
हो तो गया इंसर्ट। क्या मसला अच्छा है? सर, ये स्पेस देना जरूरी है क्या? नहीं। अच्छा, मैंने भी यही कमांड लिखी थी, पता नहीं इंसर्ट ही नहीं हो रहा था। शायद ये कोई गलती कर रहा हूँ। लीजिए, ये लीजिए, स्पेस खत्म कर दिया, यहाँ पे भी स्पेस खत्म कर दिया मैंने, यहाँ नहीं पे नहीं, भी यहाँ स्पेस। पे नहीं सर। तो यहाँ पे नहीं, कॉलम नेम जो दिया है ना आपने ऊपर ये हॉस्पिटल और नहीं, ये पेशेंट के पास। लीजिए, ये लीजिए, स्पेस खत्म, स्पेस खत्म, स्पेस खत्म। नहीं सर, ये भी नहीं, मैं बिल्कुल जो लास्ट वाला, जो पहला वाला कॉलम है ना, एडमिशन कोड, ये इसमें जो आपने स्पेस दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? हाँ, ये मैंने मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया था। ऐसे ही किया तो ऐसे ही दोबारा कर लेते हाँ, हैं। इंसर्टेड, दो रिकॉर्ड हो गए। पता नहीं क्या गलती कर रहा था मैं। चलो कोई बात नहीं, देख लीजिएगा, ये क्यूरी अब आपको हिस्ट्री में मिल जाएगी, ये देख रहे हैं, ये हिस्ट्री के अंदर आपको क्यूरी मिल गई। जो जो आप क्यूरी एग्जीक्यूट करोगे वो आपको हिस्ट्री में लाजमी मिलेगी। और ठीक है सर, अब मैं उसी में काम करूंगा ना, जो आपने आईडी दी है ना, उसी में करूंगा सारी चीजें। हाँ, वो उसमें कर लेना, ताकि मेरे लिए भी आसानी होगी कि जो ना आप बताते रहोगे, वो एरर होगा तो मुझे बार बार वर्क स्पेस चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, ठीक है ताकि ठीक है हमारी ठीक है, स्पेस। उसी में अच्छा, तो अब हम एक प्रोसेस बनाते हैं जिसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं टेबल के अंदर में, और टेबल हम बना लेते हैं, कोई सा भी एक डमी टेबल बना लेते हैं, हम बना लेते हैं क्रिएट टेबल, 2 कॉलम्स का, माय अंडरस्कोर डीपीटी, सही है। कॉलम का नेम बोल देते थे हम डीपीटी अंडरस्कोर आईडी, और हम इसकी डेटा टाइप कर देते नंबर। रेड कॉलम करते हैं, हम बोलते हैं डीपीटी अंडरस्कोर नेम, इसकी वैल्यू कर देते हैं varchar 2। ना करो ना करो। 100 लाइन कर देते हैं। डीपीटी हमने बना लिया, अब हमने यहाँ पे एक वो बनाया था, प्रोसेस बना लेते हैं हम, क्रिएट प्रोसेस, insert into my dpt values, dpt id, dpt name। सर कॉलन आएगा ना, कॉलन। हाँ हाँ बेटा, मैं पढ़ रहा हूँ बेटा। सर ये कॉलन आएगा ना यहाँ पे, डीबीटी नेम पे कॉलन। सर यहाँ पे कॉलम भी तो बताने पड़ेंगे ना मुझे। मिसिंग वैल्यूज, अच्छा वैल्यूज लिखना था, वैल्यू नहीं वैल्यूज। जाओ जाके नहा लो, चाचू को बोलो। ठीक है, ये हमने मैनुअल प्रोसेस बना दिया, और हमने बोल दिया ये मैनुअल प्रोसेस का किस वक्त चलेगा, जब मैं ये बटन दबाऊंगा, कौन सा बटन दबाऊंगा, न्यू के नाम से जो मैंने बटन रखा है उसको दबाऊंगा तो मेरा प्रोसेस चलेगा और टेबल में इंसर्ट कर देगा, सही है। ये हमारा सिंपल प्रोसेस है इंसर्ट करने का, ठीक है। छत में नहीं जाना, नीचे जाके नहा लो। अच्छा, और हमने जाके, क्या बारिश हो रही है क्या? हाँ सर। अच्छा, हमारे में नहीं हो रही है। तो मैंने बोला कि ये जैसे ही चल जाए ना तो इसकी वैल्यू को नल कर देना आप, सही है, फिर इसके बाद डिपार्टमेंट नेम की वैल्यू को भी नल कर देना।
नहीं छुओ बेटा। सही है। हमने डिपार्टमेंट 20 लिखा, मार्केटिंग लिखा, उसको हमने अच्छा ओके डिपार्टमेंट 10 और 20 को मिला, इसकी वैलिडेशन हटा देते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सक्सेस मैसेज दे देंगे, डेटा इंसर्टेड। जी अच्छा, ये जब हम प्रोसेस बनाते हैं ना, प्रोसेस के अंदर सबसे पहले प्रोसेस का नाम हम लिख लेते हैं कि हमने बोल दिया कि इंसर्ट प्रोसेस है मेरा, सही है। और इसकी टाइप क्या सही। होगी, एग्जीक्यूट कोड करेगा। क्या कोड करेगा, कोई एग्जीक्यूशन चेन कोड है या नॉर्मल कोड है, हमने बोला नॉर्मल कोड ही है। पूछ रहा है कि कोई आपका रीजन है उसके पे आप पे चलेगा, हमने बोला नहीं। हमने बोला हम खुद लिखेंगे इसको पीएलएस पे, तो हमने सोर्स दी लोकल डेटाबेस और हम यहाँ पे हमने अपना पीएलएसपी का कोड लिख दिया। सीक्वेंस वही है कि बेसिकली पहला कौन सा प्रोसेस चलेगा, दूसरा कौन सा प्रोसेस चलेगा, तीसरा कौन सा चलेगा, सही है। ये पॉइंट बेसिकली बताता है कि ये आपका प्रोसेस कब चलेगा। मैंने बोला जब मैं बटन दबाऊंगा प्रोसेसिंग होगी उस वक्त चलेगा। रन प्रोसेस पर पेज विजिट, मतलब जब भी मेरा पेज के ऊपर आऊंगा तब मेरा प्रोसेस चलेगा या फिर सेशन के ऊपर चलता रहेगा। और सक्सेस का मैसेज मैंने दे दिया कि डेटा इंसर्ट कर दो, एरर के अंदर जो डेटाबेस का एरर होगा वो चला के दे देना। अच्छा, लोकेशन की नोटिफिकेशन कहाँ पे देगा, ऑन एरर पेज पे देगा या किस पे देगा, तो हमने बोला इनलाइन एरर ही दिखा देना ऊपर, आपको जिस तरह वहाँ पे वैलिडेशन का आ रहा था ना कि डिपार्टमेंट 10 और 20 वाला, उस तरह का दिखा दो। और ये कब चलेगा, हमने बोला जब ये बटन दबाएंगे हम। रिक्वेस्ट आई टाइप के अंदर हम ये भी लगा सकते हैं कि बेसिकली जब ये इसके अंदर में ये वैल्यू हो तो ये प्रोसेस चले, जैसे डिपार्टमेंट आईडी अगर है तो फिर वो प्रोसेस चले, वरना ना चले ये प्रोसेस, नहीं। सिक्योरिटी में ऑथोराइज कौन, ऑथोराइज इस प्रोसेस को चलाने के लिए, कौन ऑथोराइज नहीं है प्रोसेस को चलाने के लिए, सही है। कमेंट के अंदर हम अपना पुराना कोड लिख सकते हैं कि बेसिकली ये हमारा पहले कोड था, अब हमने नया चेंज करके ये कोड कर दिया। तो हमने ये प्रोसेस बना दिया, प्रोसेस के बाद हमने इसको डिपार्टमेंट 20 लिखा और हमने इसको एग्जीक्यूट किया। तो ये डेटा इंसर्टेड। अब हम अपने टेबल में भी चेक कर लेते हैं कि डेटा आया है कि नहीं आया, तो हम इसको कर देंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश कैसे होता है, रिफ्रेश, ये आ गया वहाँ पर डिपार्टमेंट 20 और इसका डेटा। और इसने यहाँ पे देखिएगा कि ये वैल्यू भी क्लियर कर दी, सही है। अब हमने बोला डिपार्टमेंट 10, डिपार्टमेंट 10 ऑटोमेटिकली उठ के आ गया मेरे पास और उसकी वैल्यू हम चेक करेंगे, डेटा में जाके हम चेक करेंगे तो हमारे डेटा इंसर्ट हो गया होगा, सही है। ये बेसिकली इसका मैनुअल प्रोसेस लिखने का तरीका है, वरना जो इसके प्रोसेस होते हैं वो डिफ़ॉल्ट जो यूज़ हो रहे होते हैं वही वाले प्रोसेस होते हैं हमारे पास। तो हमने प्रोसेस भी देख लिए, प्रोसेस के बाद हमने ब्रांचिंग बेसिकली हमारी क्या काम करती है कि बेसिकली मतलब ब्रांचिंग से मुराद ये है कि लेट से एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि जैसे ही ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो तो इस पेज से बाहर निकल के होम के पेज पे आ जाए, सही है। तो इसके लिए हम ब्रांच यूज़ करते हैं। ब्रांच कैसे यूज़ होती है, ब्रांच ऐसे यूज़ होती है कि जहाँ पे हमारा प्रोसेस लिखा हुआ होता है यहाँ पे, इसके नीचे हम आफ्टर प्रोसेसिंग, जैसे ही प्रोसेसिंग हो जाए तो हमारी एक ब्रांच क्रिएट होती है कि जो इसको रिडायरेक्ट कर देती है किसी पेज के ऊपर। अब हमने बोल दिया होम के ऊपर, तो हमने बोल दिया ओके। कब ये प्रोसेस चलेगा, ये ब्रांच पे कब जाएगा, जब मैं बटन दबाऊंगा न्यू के बटन को, आइए। अब जैसे मैंने न्यू का बटन दबाना है, ये इसमें वैल्यू इंसर्ट करेगा। जैसे डिपार्टमेंट 40 ले लिया, डिपार्टमेंट 40 का नेम आ गया। अब जैसे ही न्यू का बटन दबाऊंगा ये प्रोसेस चल जाएगा और ये होम के पेज पे लेके चला गया मुझे, सही है। ये बेसिकली ब्रांचिंग होती है। ब्रांचिंग बेसिकली हमारे पे मल्टीपल चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि मुझे एक वैल्यू एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है कोई वैल्यू सेट करवाने के लिए, तो उसके लिए हम ब्रांचिंग यूज़ करते हैं, सही है। और ये नॉर्मली हम लगाते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग के ऊपर कि जैसे ही प्रोसेस हो जाए उसके बाद ही हमारे पेज से बाहर निकल जाए। मतलब मैंने रिकॉर्ड क्रिएट किया, रिकॉर्ड क्रिएट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे दोबारा पुराने वाले पेज पे आ जाए, तो वो ब्रांचिंग कहलाती है हमारी, सही है। सही। तो हमने यहाँ पे कर दी ब्रांचिंग को भी हमने ओके कर दिया। डेटा लोडिंग बेसिकली मैं आपको दिखा चुका हूँ ना, डेटा लोडिंग इसको आखिरी में रखते हैं, इसको बाद में रखते हैं। तो इंटरेक्टिव ग्रिड मास्टर डिटेल और डायनामिक लिस्ट ऑफ, अच्छा ठीक है। सर रिपोर्ट बना रहे हैं क्या?
रिपोर्ट के ऊपर एक पूरी एक क्लास होगी जिसके अंदर मैं बिल्कुल प्रॉपर्ली मैं आपको रिपोर्ट्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अभी फॉर्म्स के ऊपर हम सही बात कर रहे हैं, सही है? तो सही है। तो अभी हम चलते हैं अपने डायनामिक लिस्ट ऑफ वैल्यू। डायनामिक लिस्ट ऑफ वैल्यू क्या होती है और कैस्केडिंग लिस्ट ऑफ वैल्यू क्या होती है? लिस्ट ऑफ वैल्यू पे हम बात कर लेते हैं। डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय, सही है। पेज आइटम में गया मैंने, एक बनाई सेलेक्ट लिस्ट, ठीक है। और इसको हमने नाम दे दिया, इसका नाम हमने रख दिया एम्प्लॉय, हमने बना दी सेलेक्ट लिस्ट, सही है। हम यहाँ पे गए, इसके अंदर में लिस्ट ऑफ वैल्यू पे आते हैं, तो यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी आती है लिस्ट ऑफ वैल्यू आपको कैसे बनानी है। सबसे पहले हम एसक्यूएल क्यूरी के ऊपर आते हैं। एसक्यूएल क्यूरी से हमें बनानी है सेलेक्ट फ्रॉम। अच्छा, इसके अंदर में दो चीज़ें होती है, याद रखिएगा। एक इसके अंदर में डिस्प्ले वैल्यू होती है और एक रिटर्न वैल्यू होती है। डिस्प्ले वैल्यू वो होती है जो यूज़र को नज़र आती है, और जो रिटर्न वैल्यू होती है वो आपके बैकएंड के ऊपर जाती है। तो हमने बोल दिया डिपार्टमेंट आईडी हमारी रिटर्न होगी, और वो एज रिटर्न कर दिया हमने, और हमने डिपार्टमेंट को बोल दिया एज डिस्प्ले वैल्यू, सही है। हमारी लिस्ट ऑफ वैल्यू बन गई, उसको हमने ओके किया। अब हमने बनानी है डिपेंडेंट, मतलब बेसिकली मैं जो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करूँ उसी से रिलेटेड मेरे पास एम्प्लॉय के नेम उठ के आए, ऐसा ही है ना? कि लेट से मैंने अगर डिपार्टमेंट 10 सेलेक्ट किया तो डिपार्टमेंट 10 के एम्प्लॉयज मुझे नजर आना चाहिए। इसकी भी हम बनाते हैं लिस्ट ऑफ वैल्यू सेलेक्ट फ्रॉम हियर। डिपार्टमेंट आईडी बराबर हो जाए मेरे डिपार्टमेंट आईडी के कॉलम के, सही है। अच्छा, जो आपने वेयर की क्लॉज में लगाई हुई कंडीशन है ना, जैसे कि मैंने इसमें लगाई है डिपार्टमेंट आईडी बराबर हो जाए मेरे इस वाले डिपार्टमेंट आईडी के, तो आप यहाँ पे नीचे यहाँ पे आता है केस्केडिंग लिस्ट ऑफ वैल्यू। ये पूछता है कि इसका पेरेंट आइटम कौन सा है। पेरेंट आइटम हमने बोला है कि ये पेरेंट आइटम इसका डिपार्टमेंट आईडी है, और उसने पूछा आइटम सबमिट करना है आपको, तो हमने बोला जी सबमिट करना है हमारे डिपार्टमेंट आईडी। सही। तो ये बेसिकली आपकी क्या कहलाती है, लिस्ट ऑफ वैल्यू। जैसे ही मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया मार्केटिंग, तो ये मेरी लिस्ट ऑफ वैल्यू चेंज हो गई डिपार्टमेंट मार्केटिंग के हिसाब से। जैसे ही मैंने ह्यूमन रिसोर्स सेलेक्ट किया तो ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से एम्प्लॉयज आ गए। फिर जैसे ही मैंने एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट किया तो एग्जीक्यूटिव के हिसाब से मेरे एम्प्लॉयज आना शुरू हो गए, सही है। ये बेसिकली आपकी क्या कहलाती है, लिस्ट ऑफ वैल्यू विद पेरेंट लिस्ट ऑफ वैल्यू। अच्छा, इसके अंदर में एक होती है डायनामिक लिस्ट ऑफ वैल्यू।
अब लेट्स से एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, ये डिपार्टमेंट की लिस्ट ऑफ वैल्यू मुझे मल्टीपल जगहों पे यूज करनी है। अब मैं हर जगह पे जाके हर फॉर्म पे जाके तो क्यूरी नहीं लिख सकता ना। अब जिस तरह आपकी सिक्साई सही। का एक फॉर्म बना हुआ है और वही लिस्ट ऑफ वैल्यू जो है ना आपको दूसरे उसमें यूज करने, तो आप लोग क्या करते हो, दोबारा जाके लिस्ट ऑफ वैल्यू लिखते हो, उसके अंदर बनाते हो, रेडियो ग्रुप बनाते हो, रेडियो ग्रुप बनाने के बाद उस लिस्ट ऑफ वैल्यू को कॉल करवाते हो, तब कहीं जाके वो हम्म। मेहनत बहुत ज्यादा हो जाती है। अब इसके अंदर में एपेक्स के हम्म। अंदर में क्या होता है कि आप इसी लिस्ट ऑफ वैल्यू को मल्टीपल टाइम पे यूज कर अच्छा, ये सकते हो। ग्लोबल हो जाएगा। हाँ, नहीं ये होगा कैसे, आप करेंगे यहाँ पे बटन दिया हुआ है शेयर्ड कंपोनेंट का, शेयर्ड कंपोनेंट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगी आपके पास लिस्ट ऑफ मतलब। वैल्यू। शेयर्ड कंपोनेंट के बाद आएगी लिस्ट ऑफ वैल्यू, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, लिस्ट ऑफ वैल्यू के अंदर यहाँ पे जाके हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच, यहाँ पे हम बोल देंगे LOV अंडरस्कोर डिपार्टमेंट, इसको हमने बोलते हैं डायनामिक लिस्ट ऑफ वैल्यू हमारी बनेगी। इसके अंदर स्टैटिक भी बन सकती है, डायनामिक भी बनती है। स्टैटिक में आप वैल्यूज हार्ड कोड करते हैं, सही है। अब मैंने बोल दी है डिपार्टमेंट की लिस्ट ऑफ वैल्यू हमारी ऐसे देखा, फिर हमने क्रिएट का बटन दबाया, ये लिस्ट ऑफ वैल्यू हमारी बन के आ गई, सही है। अब हम क्या करेंगे, उस पेज पे जाएंगे, अब क्या करेंगे, ये लिस्ट ऑफ वैल्यू मैंने ग्लोबल बना दी है, मतलब डायनामिक लिस्ट ऑफ वैल्यू बना दी है कि ये बेसिकली मल्टीपल जगह पे मैं यूज कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से किया, यहाँ से सेलेक्ट क्यूरी हटाई, इसकी जगह मैंने शेयर्ड कंपोनेंट सेलेक्ट किया, और ये मेरी एक लिस्ट ऑफ वैल्यू बनी हुई आ रही जो मैंने वहाँ पे बनाई थी। अब ये मल्टीपल फॉर्म्स पे यूज करनी होगी, हर दफा जाके मैं शेयर्ड कंपोनेंट सेलेक्ट करूंगा, लिस्ट ऑफ वैल्यू यूज कर लूंगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगी जैसे हम मेरी। जैसे हम शिक्षा में करते हैं, ग्लोबल डॉट पीरियड कोड, ग्लोबल डॉट डिपार्टमेंट कोड। हाँ बिल्कुल, तो वो बेसिकली आपका इस तरह करके ग्लोबली तौर पे यूज़ हो जाएगी पूरी एप्लीकेशन के अंदर में, यही डिपार्टमेंट की लिस्ट ऑफ वैल्यू कहीं पे भी यूज़ करनी होगी, सही। आप इसको मल्टीपल टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं सही। एक और बहुत अच्छी चीज़ है वो दिखाता हूँ। इसके बाद मुझे ये लिस्ट ऑफ वैल्यू में मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पे बहुत बड़ी डिपार्टमेंट की लिस्ट आ रही है तो बहुत बड़ी लग रही है, इसके अंदर सर्चिंग वगैरह का ऑप्शन देना चाहिए मुझे। तो सर्चिंग वगैरह का ऑप्शन के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट लिस्ट लिया था, इसकी जगह हम दे देंगे पॉपअप LOV। पॉपअप एलओवी क्या काम करती है, हमारी सर्च का ऑप्शन दे देती है। इसके अंदर में कुछ और भी फीचर्स आपको नजर आ रहे होंगे, जैसे कि इनलाइन पॉपअप, मॉडल पॉपअप, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इनलाइन और मॉडल पॉपअप होते क्या है इसके। सही। अच्छा, ये मेरे पास आ गई इनलाइन पॉपअप, मॉडल पॉपअप और मल्टीपल वैल्यूज, मतलब कि एक ही लिस्ट ऑफ वैल्यू के अंदर में कॉमा से अपडेटेड करके वैल्यूज आना शुरू हो जाए तो वो हम इसमें डाल सकते हैं। अभी तो फिलहाल मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूँ, ये मेरी बन जाएगी पॉपअप एलओवी। अभी देखिए यहाँ पे मेरे पास आ गई पॉपअप एलओवी। अब मुझे अकाउंट सेलेक्ट करना है तो मैंने सिर्फ अकाउंट लिखा, ACCO करके मेरे पास अकाउंट आ गया। अब AC करके लिखा तो AC जिसमें आ रहा होगा वो आ गया, फिर A को लिखा तो A जिसमें आ रहा होगा वो आ गया, सही है। तो ये आपकी पॉपअप एलओवी कहलाती है, जिसके अंदर आप अपने चीज़ें सर्च कर सकते हैं। बाकी लिस्ट ऑफ वैल्यू देखिएगा ये वैसी की वैसी चलेगी, इसके कॉन्ट्रैक्टिंग में कोई भी नहीं है, फाइनेंस में ये सारे एम्प्लॉयज है, सही है। तो ये आपकी पॉपअप एलओवी कहलाती है। अच्छा, इसी लिस्ट ऑफ वैल्यू के अंदर में एक और भी बहुत अच्छा फीचर है जिसको आप नॉर्मली ऑरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट में आप लोग बहुत यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ डिपार्ट। शेड कंपोनेंट में जाएंगे हम, लिस्ट ऑफ वैल्यू में जाएंगे हम, इसी लिस्ट ऑफ वैल्यू को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। तो ये रिटर्न वैल्यू ये हो गई, डिस्प्ले वैल्यू ये, सेलेक्ट कॉलम, ये सारे कॉलम सेलेक्ट करूंगा आपसे।
ये आपके पास इसके अंदर में डिपार्टमेंट के साथ पूरी लिस्ट ऑफ वैल्यू, इसको और थोड़ा खूबसूरत करते हैं हम लोग। इसको हम बनाते हैं मॉडल। इसको हमने इनलाइन से कर दिया, इनलाइन पॉपअप की जगह हमने इसको मॉडल डायलॉग कर दिया। अब मॉडल डायलॉग से क्या होगा कि जो आपके 6i के अंदर में नॉर्मली लिस्ट ऑफ वैल्यू खुलती है ना, वो इस तरह की खुलती है ना, बड़ी सी। इसकी आप बेड्स वगैरह बड़ी करना चाहें तो बेड्स वगैरह भी बड़ी कर सकते हैं। सही है। ये आपकी लिस्ट ऑफ वैल्यू वो वाली बन गई जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं 6i के अंदर में, कि जैसे ही मैंने हाँ इसको सर। क्लिक किया तो वो वाली आ गई पूरी। इसके में मल्टीपल कॉलम्स आ गए। इस पे जैसे क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली वैल्यू सेट हो जाएगी। तो ये वाली पॉपअप एलओपी भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। सही है। तो हमने आज के दिन में लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ की देख ली हमारी क्या होती है। डायनामिक स्टैटिक दोनों लिस्ट ऑफ वैल्यू हमने आज की क्लास में देखी। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज की क्लास में काफ़ी चीज़ें देख ली। नॉर्मल फॉर्म किस तरह बनता है, वैलिडेशन कैसे लगती है, प्रोसेस कैसे बनता है, ब्रांचेस कैसे लगती है, मास्टर डिटेल फॉर्म हमने नहीं देखा, नॉर्मल फॉर्म देखा है, डायनामिक लिस्ट ऑफ वैल्यू कैसे बनती है, और डीबी से रिट्रीव किस तरह हम डेटा सेट करके इसमें वैल्यूज़ लेकर आ सकते हैं। सही है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं, और कुछ सवाल है तो सब पूछ लीजिए।